जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने हिस्ट्री का देखा था, जो मैं आपको सेकंड पीपीटी लगाया था, उस सेकंड पीपीटी में हमने मौर्य साम्राज्य तक देखते हैं, तो है ना, मौर्य साम्राज्य तक हम पूरा वहां पे देख लिए थे, कवर कर चुके थे, है ना। वहां पे जो है कि कैसे जो है कि आपका सिकंदर का आक्रमण होता है, फिर नंद वंश की समाप्ति होती है, फिर जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अब क्या कहते हैं कि उसे कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से जो है कि वहां पे वो मौर्य वंश की स्थापना करता है, पहला अखंड भारत का निर्माण होता है, भारत का पहला बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना होती है। वहां पे बहुत सारी चीजें हमने वन बाय वन करके बहुत सारी चीजें देखी थी। साथ ही साथ हमने वहां पे प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं वो भी हमने वहां पे कवर कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है वो काल आता है मौर्योत्तर काल। कौन सा काल आता है? वो काल आता है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद का काल। अब मौर्यों का बाद का काल देखते हैं, तो मौर्यों के बाद का काल या बाद का जो भारत है वो टुकड़ों में विभाजित हमें दिखता है। वो क्या होता है? टुकड़ों में विभाजित दिखता है। छोटे 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 बहुत सारे राजा आते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बाहर से आक्रांता आते हैं और छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करते हैं। इसमें एकाध जो है कि बड़े राज्य देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तर भारत में देखते हैं तो उत्तर भारत में हमको जो है कि कुषाण वंश देखने को मिलता है, जबकि दक्षिण भारत में जाते हैं तो दक्षिण भारत में सातवाहन वंश देखने को मिलता है। ये दो बड़े राज्य हमको या दो बड़े जो है कि राजवंश हमको देखने को मिलते हैं मौर्योत्तर काल में। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे छोटे 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 राज्य अब यहाँ पे मिलते हैं। अब इसके बाद का काल जो मौर्योत्तर काल हम देखते हैं, मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलो ठीक से कलर चेंज ही कर देते हैं। इसको चेंज करने का थोड़ा सा दिक्कत यह है कि ठीक है, मौर्योत्तर काल ये 200 बीसी टू 300 एडी तक का समय, ये एडी तक का समय हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, अब ये लगभग लगभग मोटा मोटा 500 साल है जो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बहुत सारे दक्षिण भारत में जाएंगे तो चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य वगैरह बहुत छोटे 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 राज्य आते हैं। इसमें एक बड़ा राज्य आता है चोल वंश, चोल साम्राज्य आता है ना, सातवाहन साम्राज्य आता है। वैसे ही उत्तर में देखेंगे तो आपका कुषाण वंश आता है। हालांकि चोल वगैरह देखते हैं तो चोल बाद में आते हैं, गुप्तों के बाद में आते हैं, है ना, लेकिन दक्षिण भारत में वो भी जो है कि वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो मौर्योत्तर काल में स्पष्ट रूप से देखते हैं तो भारत में जो राज्य हैं वो दो ग्रुपों में विभक्त है। दो ग्रुप में क्या हुए हैं? बटे हुए, दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक तो जो है कि देसी है, एक क्या है आपका? देसी राज्य है। देसी राज्य यानी भारत के राज्य हैं, है ना। देखो यहाँ पे शासक वर्ग देखते हैं तो शासक वर्ग यहाँ पे दो है। शासक वर्ग यहाँ पे क्या है? दो शासक वर्ग हमें देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पे विदेशी देखने को मिलता है, विदेशी देखने को मिलता है, और दूसरा हमें देसी देखने को मिलता है, देसी देखने को मिलता है ना। अब देसी में देखेंगे तो यहाँ पे शुंग वंश आ जाएगा, शुंग वंश, शुंग वंश। जैसे ही मौर्य काल समाप्त हुआ, मौर्यों के अंतिम शासक को मार के क्या होगा? वहां पे शुंग वंश आ जाएगा, पुष्यमित्र शुंग आ जाएगा, और इसके बाद जस्ट आ जाएगा कण्व वंश, कण्व वंश आ जाएगा। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे ये छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि मौर्यों के बाद कौन सा जो है कि राजवंश आया, किसका शासन आया,
शुंग का आया। शुंग के बाद किसका शासन आया? कण्व का आया। तो इस तरीके से प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं कई तरह के। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सातवाहन आ जाएंगे, सातवाहन वंश आ जाएगा, सातवाहन वंश आ जाएगा, है ना। ये जो है कि आपके देशी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देशी। और ये जो पूरा इतिहास लिखा गया है ये सिक्कों के आधार पे लिखा गया है। मौर्योत्तर काल का इतिहास किसके बेस पे लिखा गया है? तो सिक्कों के, सिक्कों के आधार पर लिखा गया है, आधार पर। इसका कोई बहुत ज्यादा प्रमाणिक चीजें नहीं मिली, सिक्कों के आधार पे हमने क्या किया? इतिहास लेखन किया गया। अब इतिहासकार का काम ही यही है, रिसर्च करना। सिक्कों के आधार पे लिख देंगे, मूर्तियों के आधार पे लिख देंगे, कुछ जो है कि भवन मिल गए, भवन के अवशेष मिल गए, उस आधार पे लिख देंगे, बर्तन के टुकड़े मिल गए, मृदभांड मिल गए, उस आधार पे लिख देंगे। तो इतिहास लिखने के अपने अलग अलग क्या है, उनके जो है कि अलग अलग एंगल है, उस आधार पे अपना इतिहास लेखन करते हैं। तो जो मौर्योत्तर काल का जो इतिहास लिखा गया है इसमें जो प्रधानता है, देखो और भी चीजें हैं, और भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो प्रधानता है वो सिक्कों की प्रधानता है और उसी के आधार पर जो है कि इतिहास लेखन किया गया है। इसके बाद विदेशी शासक आते हैं। भारत में कौन आता है? विदेशी शासक। विदेशी शासक में आपको याद रखना है ISPK, ISPK। क्या याद रखना है आपको? ISPK। क्यों ISPK? ये आपको इसलिए याद रखना है कि कई बार तो ये मौर्योत्तर काल में जो बाहर से लोग आए हैं उनका क्रम ही पूछ दिया कि सही क्रम क्या है आने का, क्या सही क्रम है? तो सही क्रम यही है ISPK। आई मतलब इंडो ग्रीक हो जाएगा या इंडो बैक्ट्रियन हो जाएगा, है ना, जिसका जो है कि लीडर कौन था? डेमेट्रियस था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं शक जो है कि 5 खेपों में आए, 4-5 खेपों में आए, जिसमें से एक ही ब्रांच शक के क्षेत्र को जो है कि क्षेत्रक बोला जाता था, है ना, छत्रप बोला जाता था। शकों का जो क्षेत्र था, जो शकों का क्षेत्र था, शकों के क्षेत्र को छत्रप बोलते थे, छत्रप। ठीक है, यानी कि शकों के क्षेत्र को छत्रप बोलते थे। ये 4-5 खेपों में आए। एक जो है कि इनका जो है कि इनका जो है कि कह लीजिए कि जत्था, है ना, एक जत्था आके गुजरात वाले क्षेत्र में जो है कि वहां पे काबिज हो जाता है, जो आपका क्या बोलते हैं, रुद्रदामन वगैरह हमें देखने को, नापान वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये अलग अलग आते हैं। तक्षशिला के छत्रप अलग है, मथुरा के छत्रप अलग है, उज्जैन के छत्रप अलग है, नासिक के छत्रप क्या है? अलग है। तो ये अलग अलग जो है कि खेपों में आए। किस लिए भारत आए थे? तो ये जो है कि बेसिकली आए थे भारत चारागाह के तलाश में। किस तलाश में आए थे? चारागाह के तलाश में। तो ये आपके तक्षशिला के हो गए, ये मथुरा के हो गए, उज्जैन के हो गए, नासिक के हो गए। ये 4 जो है कि यहाँ पे शक के छत्रप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद पहलव, या इसे पार्थियन भी बोलते हैं, पार्थियन, मिथ्रोडेटस इनका जो है कि राजा था, पार्थियन भारत में। उसके बाद में आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश जिसका संस्थापक था कुजुल कडफिसिस। कौन था? कुजुल कडफिसिस। इसका सबसे प्रतापी राजा देखते हैं तो कनिष्क होता है। इसका प्रतापी राजा कौन है? कनिष्क है। तो जब कनिष्क आएगा तो उसको डिटेल में देखा जाएगा, अभी इसको यहां पे रहने देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से पूरा जो है कि 1 बाय 1 करके देखते हैं। अब यहां से शुंग वंश जो है कि स्टार्ट हो गया है। यहां से स्टार्ट क्या हुआ है? शुंग वंश स्टार्ट हुआ है। ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? अब इसको चेंज कर लेते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक जो है कि पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग है। यहाँ पे इनको जो है कि मस्त जो है कि फोटो लगा दिए हैं, ठीक ठाक, है ना। इनको थोड़ा सा जो है कि दिमाग में बिठा लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था यानी हिंदू धर्म के क्या थे? ये पोषक थे, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने एक नया धर्म ही जन्म दे दिया, नया धर्म।
अभी आगे हम भागवत धर्म या वैष्णव धर्म जिसे बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, एक अलग धर्म ही जो है कि दे दिया। इन्होंने राजधानी क्या बनाई, विदिशा को, विदिशा को अपनी राजधानी बनाई। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, तो गुप्त वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि क्या की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने किए थे, में किए थे नहीं, ने होगा, ने किए थे, ने किए थे, क्या किए थे, 2 अश्वमेघ और 1 राजसू यज्ञ, 2 अश्वमेघ और 1 राजसू यज्ञ किए थे। पतंजलि इनके क्या थे, राजपुरोहित थे, पतंजलि राजपुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग को के। और यही पतंजलि जो है ना, यही पतंजलि ये 2 जो है कि 3 यज्ञ क्या करवाते हैं, 2 अश्वमेघ यज्ञ है और 1 राजसू यज्ञ है। राजसू यज्ञ में जो है कि राज तिलक वगैरह होता है, राजा को गद्दी पे बिठाया जाता है ना। और अश्वमेघ क्या है, अश्वमेघ का आप सबको कॉन्सेप्ट पता ही है ना। एक घोड़े को अच्छे से जो है कि सजा धजा के बिल्कुल जो है कि बढ़िया से मस्त उसको जो है कि टीका फाना लगा के अच्छे से माला वाला पहना के और उसे छोड़ दिया जाता है। और पीछे पीछे राजा के सैनिक लगे होते हैं और राजा कहता है कि भैया देखो ये घोड़ा जिधर जिधर जाएगा, जहां जहां घूमेगा, जिस जिस क्षेत्र में घूम जाएगा, वह पूरा का पूरा क्षेत्र किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, राजा का हो जाएगा। अगर इसे किसी ने रोका तो उसे मार दिया जाएगा, सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो 2 अश्वमेघ यज्ञ किया था कौन, पुष्यमित्र शुंग ने, और 1 राजसू यज्ञ किया था। ठीक है, मनुस्मृति की रचना हुई थी शुंग वंश में, शुंग वंश के समय ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। मनुस्मृति क्या है, तो मनुस्मृति जो है कि एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का नियम कानून है, नियम कानून है ना। जैसे आज क्या है, आज संविधान है, संविधान, और संविधान के हिसाब से ही लोगों को अपने अधिकार मिले हुए हैं, लोगों को अपने कर्तव्य मिले हुए हैं, और संविधान से ही सरकारों को शक्ति मिली हुई है। उसी के अनुसार देश चलता है, उसी के अनुसार हमारा समाज चलता है, उसी के अनुसार हमारे जो है कि मूल्यों का निर्धारण होता है। वैसे ही उस समय मनुस्मृति, नीति शास्त्र आप बोल सकते हैं, नीति शास्त्र है ना, नीति नियम उसमें लिखे हुए हैं कि समाज कैसे चलेगा, समाज की व्यवस्था क्या होगी, ये सारा जो है कि लेखन किसमें किया गया है, मनुस्मृति में। और मनुस्मृति के बारे में एक चीज और याद रखिए कि मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। क्या है, ये सबसे पुरानी स्मृति है ना, यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा, याद रखिए ये सबसे पुरानी स्मृति है, सबसे पुरानी स्मृति है, सबसे पुरानी स्मृति है। हालांकि आज के टाइम में मनुस्मृति को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है ना, बहुत आलोचना किया जाता है ना। लेकिन देखिए आलोचना करने का जो कारण है, जो लोग करते हैं वो भी मनुस्मृति पढ़े नहीं है, बस जो है कि कहीं कन्हाई जो है कि सुनी सुनाई बातों पे क्या करते हैं, कुछ तो अफवाहें हैं और कुछ सुनी सुनाई बातों पे विरोध करते हैं। पहले चीजों को पढ़ो, समझो, जानो, और फिर जितनी बुराई है उतनी जो है कि आलोचना करो। कोई चीज 100% सही नहीं हो सकती और कोई चीज 100% गलत नहीं हो सकती। आज हमने संविधान बना रखा है तो संविधान में ऐसा थोड़ी नहीं कि संविधान में सब कुछ सही ही सही है। संविधान में बहुत कुछ ऐसा है जो सही नहीं भी है, जो गलत लगता है। अलग अलग लोगों के अनुसार जो है कि पूछ लीजिए, बता देंगे संविधान में ऐसा होना चाहिए, ये कमी है, ये गलती है, बहुत सारे लोग बता देंगे, है ना। समय के साथ, हाँ, ये एक अच्छी बात है, संविधान समय के साथ परिवर्तित होता गया है, जबकि मनुस्मृति में ऐसा जो है कि कुछ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है कि समय के साथ बहुत ज्यादा बदलाव उसमें देखने को नहीं मिलता है, कठोर है अपने आप में। जबकि हमारा संविधान क्या है, लोच इसमें है, लचक है, कोमल है ना। वो कठोर भी है और कोमल भी है, दोनों स्वभाव हमारे जो है कि संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब इस बहस में नहीं पढ़ते,
है ना, इस बहस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है नहीं। आगे चलते हैं। भागवत धर्म का संस्थापक माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को। अब इन्होंने अलग भाग, जो कि ब्राह्मण व्यवस्था का जो है कि क्या किया इन्होंने, जो है कि पोषक थे, ब्राह्मण व्यवस्था के क्या थे, पोषक थे। ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का इन्होंने श्रेय लिया। तो इन्होंने नया धर्म ही भागवत धर्म, या इसी को कहा जाता है वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म जन्म दिया। और जिसके इष्ट 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 कौन थे, भगवान कृष्ण। कौन थे, भगवान कृष्ण जिनके इष्ट थे, इष्ट भगवान। भगवान अपने आप में एक बहुत गुण जो है कि क्या है, फिलॉसफी है ना। कभी ऐसा टाइम आएगा तो फिर बात करेंगे इस पे। बौद्धों का हत्यारा किसे कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग को। बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने माना कि जो पुष्यमित्र शुंग है, इसने जो है कि बहुत सारे बौद्धों के चैत्य विहार है ना, उनका जो है कि नष्ट किया। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि देखो भैया ये उदार टाइप का था। ऐसा जो आरोप इस पे लगाया जाता है कि कट्टर हिंदू था और ये जो है कि बहुत सारे बौद्ध मठों का और बिहारों का, चैत्यों का जो एक विनाश किया, ये सही नहीं है। तर्क देते हैं कि इन्होंने सांची का स्तूप है, उसमें जो लकड़ी की जो वेदिका बनी हुई, चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है ना, वेदिका जो रेलिंग बनी हुई है, उस लकड़ी को रेलिंग को हटवा के पत्थर का लगवाया, मरम्मत करवाया और सारे स्तूप वगैरह बनवाए, बिहार वगैरह बनवाए। बहुत सारा लॉजिक वगैरह दिया जाता है। खैर जो भी हो, जब प्रश्न आपसे पूछ दे कि बौद्धों का हत्यारा किसे कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। ठीक है। अशोक के सांची स्तूप में लकड़ी के स्थान या काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका, पत्थर के जो है कि वेदिका लगवाई पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया, पुष्यमित्र शुंग ने। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनु स्मृति है। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। क्या हुआ, अग्निमित्र हुआ। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा है, देवभूति है। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। ठीक है। हेरोडोटस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो भागभद्र के 14वें, भागभद्र का जो शासनकाल था उसके 14वें वर्ष में हेरोडोटस भारत आया था। हेरोडोटस भारत आया क्यों था, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। किस लिए आया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था। भारत में आया, मौर्य साम्राज्य खत्म, बौद्ध धर्म जो है कि प्राथमिकता से हट गया। कौन आ गया, भागवत धर्म। भागभद्र ने पकड़ लिया हेरोडोटस को। कौन है ये, हेलियोडोरस, सॉरी हेलियोडोरस ने क्या किया, पकड़ लिया, इधर आओ। कहां आया, बोला कि बौद्ध धर्म सीखने आए। बौद्ध धर्म सीखना, अरे क्या वो पुराने धर्म के चक्कर में पड़े हुए हो, आओ नया धर्म, नया वेराइटी आया, नया मार्केट में नया धर्म आया है, नया धर्म। कौन सा, भागवत धर्म, चलो तुम्हें सिखाते हैं। भागवत धर्म का पाठ पढ़ा दिया उसे। हेरोडोटस इतना खुश हो गया है ना, तो उसने क्या किया, उसने स्तंभ बनवाया। क्या किया, स्तंभ, स्तंभ, गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया, हेलियोडोरस ने। विदिशा में इसे वेश नगर स्तंभ भी कहते हैं, वेश नदी के किनारे एमपी में जो है कि बनवा दिया। इसे अलग नाम से जाते हैं, खाम बाबा स्तंभ, हेलियोडोरस स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, वेश नगर स्तंभ, बहुत सारे नामों से। यहाँ पे मैंने इसका फोटो लगा रखा है, ये है गरुड़ स्तंभ या हेलियोडोरस स्तंभ या वेश नगर स्तंभ। वेश नदी के किनारे जो मध्य प्रदेश में है, वहीं पे इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। हेलियोडोरस स्तंभ की खोज किसने की थी, तो कनिंघम ने की थी। किसने की थी, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, इसकी खोज की थी। वासुदेव कृष्ण भक्ति और प्रारंभिक वैष्णव धर्म का सबसे पुराना ज्ञात साक्ष्य क्या है, गरुड़ स्तंभ। वैष्णव धर्म का सबसे पुराना लिखित साक्ष्य गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ, याद रखिएगा। हालांकि ये जो प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इस तरीके से कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का सबसे पुराना लिखित साक्ष्य कौन सा है? गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस ने बनवाया था। अब इसके बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की? देखो, जैसे ही शुंग वंश खत्म हुआ, शुंग वंश को खत्म होते ही कण्व वंश की स्थापना हो गई। ये पूछा जाता है, प्रश्न कई बार पूछा। मैं जैसे अभी तो ये कंटेंट की क्लास चल रही है, आज की ये पूरी क्लास किसकी होगी? कंटेंट की होगी, है ना। इसके बाद जब दूसरा क्लास होगा तो उस दूसरे क्लास में हम आपको कंटेंट प्लस आपको प्रश्न कराएंगे। तो वहां पे हमने दिखाएंगे आपको कि कैसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है वहां पे कि शुंग वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश आया, ठीक है। तो कण्व वंश आया, है ना। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने किस वंश की स्थापना की? सातवाहन वंश की स्थापना की। देखो भैया, अब यहां पे क्या आ गया? सातवाहन वंश, है ना। 60 बीसी से लेके 240 बीसी, ये 240 एडी होगा। ये क्या होगा? एडी, सॉरी एडी होगा, ये एडी होगा, एडी, ठीक है। सातवाहनों का इतिहास पता चलता है मत्स्य और वायु पुराण से, है ना। इस तरीके से पूछता है, कई बार तो मिलान करने के लिए दे देता है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और सारे पुराण, और साथ में आपको राजवंश दे देगा, किस पुराण से किस राजवंश का पता चलता है। तो याद रखिएगा, मत्स्य पुराण, है ना, मत्स्य पुराण और वायु पुराण से किसका पता चलता है? सातवाहनों का। किसका पता चलता है? सातवाहनों का, ठीक है। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। मत्स्य मतलब मछली होता है। मछली घर में बनाने का काम कौन करेंगी? महिलाएं करेंगी। बढ़िया से जो है काट बना के अच्छे से बनाती है, टेस्टी टेस्टी, है ना, बनाती हैं। और महिलाओं को प्राथमिकता किस राजवंश में दिया गया है? सातवाहन वंश में। किस वंश में दिया गया है? सातवाहन वंश में। राजा के नाम से पहले कौन आ जाएगा? आपका माता का नाम। महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है। तो जहां मत्स्य की बात आएगी वहां पे सातवाहन वंश की बात आएगी, है ना, माता का और सातवाहन वंश का। चलो ठीक है। सातवाहन वंश के शासक खुद को कहते थे दक्षिणाधिपति। क्या कहते थे? दक्षिणाधिपति। और इनके क्षेत्र को बोलते थे दक्षिणापथ। इनके क्षेत्र को क्या बोलते थे? दक्षिणापथ। इनके क्षेत्र को दक्षिणापथ और इनको दक्षिणाधिपति बोलते थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन। एक और प्रश्न पूछता है, मौर्यों का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन हुआ? वास्तविक उत्तराधिकारी, तो वास्तविक उत्तराधिकारी भी कौन हुए? सातवाहन हुए। कौन हुए? छोटे छोटे राजवंश आए ना, शुंग वंश आया, कण्व वंश आया, बट ये बहुत प्रभावशाली नहीं रहे। प्रभावशाली कौन हुआ? सातवाहन। सातवाहन वंश क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रभावशाली हुआ। इसमें देखो, सातवाहन और चोल, इसमें बहुत सारे ऐसे काम हमें देखने को मिलेंगे जिनका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है, बहुत बड़े लेवल पर हमको प्रभाव देखने को मिलता है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखना। अब ये देखो, जैसे जो है कि सातवाहनों का यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है। ये भैया देखो, ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये इस तरीके से ये क्षेत्र देखते हैं, है ना। ये क्षेत्र जो है कि इनका सातवाहनों का क्षेत्र था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, इनकी राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान, या इसको पैठन बोलते हैं। पैठन की क्या थी? राजधानी थी। अभी कहीं आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ, है ना। चलो, सातवाहन वंश के शासकों ने 2 अश्वमेध और 1 राजसू यज्ञ कराने वाला प्रथम प्रतापी राजा सतकर्णी प्रथम। देखिए, याद रखिए, जब भी राजवंश पढ़िए, इतिहास पढ़िए, जब भी राजवंश पढ़िए, इतिहास पढ़िए, तो 2 चार चीजों का हमेशा याद रखिए।
दो चार चीजें हमेशा याद रखिए, जब भी इतिहास पढ़िए, राजवंश पढ़िए, तो उसका संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, ठीक है। प्रथम प्रतापी, प्रतापी राजा कौन है, ठीक है। दूसरा, तीसरा देखेंगे महान राजा कौन है, महान राजा कौन है राजवंश का, और अंतिम राजा कौन है, अंतिम राजा कौन है। ये चार चीजों को तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी राजवंश पढ़िए इन चार चीजों पे क्या कीजिए, फोकस कीजिए। इनसे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो संस्थापक हमने देख लिया, और उसके बाद प्रथम प्रतापी सत्कर्णीय प्रथम है, सत्कर्णीय प्रथम, जिन्होंने 2 अश्वमेध और 1 राजसू यज्ञ कराए थे। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन गोदावरी नदी के तट पे थी। किस नदी के तट पे थी, गोदावरी। इस तरीके से भी पूछ देता है कि सातवाहनों की राजधानी पैठन किस नदी के तट पर अवस्थित थी, तो गोदावरी नदी के तट पे। किस नदी तट पे, गोदावरी नदी के तट पर। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। अब होता क्या था, ये इसके लेखक कौन है, अज्ञात है। अब थोड़ा सा यहां पे सुन लीजिए, यहां पे होता क्या था, प्राचीन काल से ही भारत और विदेशी व्यापार बहुत जो है कि चरम पे हमें देखने को मिलता है। आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से ही देख लीजिए ना, विदेशों से व्यापार हो रहा है। बड़े लेवल पर विदेशों से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है बड़े लेवल पर। और बड़े लेवल पर व्यापार हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारे विद्वान भी होंगे, बहुत सारे लोग अवेयर होते हैं जो अपनी डायरी, आज भी देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी लिखने की आदत होती है। दिन भर जो करते हैं, कुछ अच्छा बुरा जो भी है, वो किसी से अगर कह नहीं सकते तो डायरी उनकी सबसे क्या होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है, अच्छी दोस्त होती है। चुपचाप लिख दो, रख दो, मन भी हल्का हो गया, हम डायरी को बता भी दिए, अपनी बात भी कह दिए, और किसी को पता भी नहीं चला। चाहे कोई भी बात हो, महात्मा गांधी अपनी डायरी लिखते थे, बहुत सारे लोग अपनी डायरी, छोटे छोटे आईसीएसई बोर्ड में जाए, सीबीएसई बोर्ड में जाइए, छोटे छोटे बच्चों को डायरी लिखने सिखाया जाता है, डायरी लिखो अपना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, डायरी, है ना। तो इसी तरीके से एक जो है कि व्यापारियों में एक अज्ञात व्यापारी था जो अपनी डायरी लिखता था, और उस डायरी में वो बहुत सारी चीजें, भारत के बारे में जानकारी वगैरह, भारत के व्यापार के बारे में जानकारी वगैरह, बहुत सारी चीजें उसमें क्या किया है, वो लिख दिया है। और लिखने के बाद समस्या ये हो गई है कि वो डायरी है, डायरी पे अपना नाम लिखना भूल गया है। तो उसमें जानकारी तो हमको बहुत सारी मिलती है भारत के बारे में, लेकिन उसमें कोई नाम नहीं है, और उसपे कोई नाम नहीं है, तो जब नाम नहीं है ना, तो फिर वहां पे अज्ञात। तो ये बहुत बार हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का राइटर कौन है, अज्ञात है, पता ही नहीं है, भूल गया, लिख के भूल गया ये, है ना। प्रेम काव्य गाथा सप्तशती के लेखक, गाथा सप्तशती क्या है, पहले 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 तो याद रखिए, प्रेम काव्य है, ठीक है। लिखा किसने है, हॉल ने लिखा है। हॉल क्या था, शासक था, सतकर्णी प्रथम के बाद शासक था। और किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णीय द्वितीय। सतकर्णीय प्रथम था उधर, सतकर्णीय प्रथम, और ये सतकर्णीय इधर था ना प्रथम, ये था सतकर्णीय प्रथम, और ये क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णीय, क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और ये 23वां राजा था, याद रखिएगा, सातवाहन वंश का 23वां राजा था, ये 23वां राजा, इस चीज को आपको याद रखना है। कई बार ये पूछा गया है कि सतकर्णी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, सातवाहन वंश के कौन से नंबर का राजा था, तो 23वें जो है कि राजा था, ठीक है। सातवाहन वंश का एकमात्र शासक,
अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लिख रखा है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यहाँ पे मैंने फोटो लगा रखा है इनका, ये यहाँ पे ये फोटो लगा रखा है, इनको देख लो अच्छे से भैया, है ना। चलो, सातवाहन वंश का एकमात्र शासक जिसने खुद को ब्राह्मण कहा, ब्राह्मण कहा कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसने ब्राह्मण ही नहीं कहा, इसने खुद को भगवान कृष्ण और बलराम का अवतार बता दिया। क्या बता दिया? भगवान कृष्ण व बलराम का अवतार बता दिया। इसके अलावा और क्या इसको कहते हैं? इसे कहते हैं एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, पर्वतों का स्वामी, विंध्य पर्वत का स्वामी, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक। इतने उपनामों से बहुत बहुत फेमस, पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है पर्वतों का स्वामी और विंध्य पर्वत का स्वामी किसे कहा जाता? सातवाहन शासकों में पर्वतों का स्वामी या विंध्य पर्वत का स्वामी किसे कहा जाता था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता था। और भी सारी चीजें पूछी गई हैं, सारा पूछा, जितना ये यहाँ पे टाइटल लिखे हैं ना, आपको बता रहे हैं, सबका सब टाइटल पूछा गया है, सारा टाइटल पूछा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा पर्वतों का स्वामी और विंध्य पर्वत का स्वामी, ये चीज यहाँ पे पूछा गया है, सर्वाधिक पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा नहपान शासक पर विजय का पता चलता है। अब विजय का नहपान क्या था? नहपान शक शासक था। कौन था? शक शासक था। शक शासक, ये कौन था? शक शासक था। शक शासक था तो नासिक से एक जो है ना चांदी के सिक्कों का एक मटका पाया गया, बड़ा सा मटका, उसमें चांदी का जो है कि सिक्का भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, और भरा पड़ा हुआ है तो उसमें से चांदी के सिक्का जो निकला है उसमें कई सारी सिक्कों पे नहपान को घुटने के बल ऐसे झुका हुआ दिखाया गया है, और गौतमी पुत्र सतकर्णी उसके ऊपर अपना पैर रखा हुआ है, ये दिखाया हुआ है ना। और कई सारी सिक्कों पे दोबारा ढलाई का चिन्ह है। दोबारा ढलाई मतलब पहले नहपान ने बनवाया था सिक्कों को, फिर उसकी दोबारा ढलवाई कराया कौन? दोबारा बनवाया कौन? उसी सिक्कों को ऊपर से मुहर लगवा दिया अपना, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो इससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी नहपान को क्या किया था? हराया था। नासिक से प्राप्त चांदी के सिक्कों से ये बात क्लियर होती। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। पुलमावी बहुत फेमस इसका जो है क्या होता था? लड़का होता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी मूवी ही है, देखिए उसको बढ़िया से बिल्कुल। पुलमावी को जो है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी बचपन से ही अपने साथ लेके जाता था युद्ध में, लड़ाई दिखाने, चलो भैया मेरे साथ लड़ाई देखो, सीखो युद्ध कैसे लड़ते हैं। पुलमावी की मम्मी बोल रही है भैया कहां, ये छोटे से बच्चे को कहां ले जा रहे हो? नहपान को हराया था, तो नहपान में के बारे में कहा जाता है, कहा गया ये नहपान, नहपान के बारे में कहा जाता है कि ये जो है कि अपने राज्य के विस्तार के लिए, शक साम्राज्य था तो महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों के जो छोटे छोटे सरदार टाइप के थे, है ना, कबीलाई सरदार टाइप के थे, या छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे, उनको एक साथ अपने राज्य में मिलाने के लिए सबके उत्तराधिकारियों का ही अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? सबके उत्तराधिकारियों को अपहरण कर लिया। सभी लोग कहां पहुंचे? गौतमी पुत्र सतकर्णी के पास। कहा कि महाराज हमारा उत्तराधिकारी ही चला जाएगा तो राज्य तो उसी का हो जाएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपना क्या भेजा? दूत भेजा। किसके पास? नहपान के पास। बोला कि भैया ये सब गलत काम कर रहे हो, किसी के उत्तराधिकारी को ऐसे जो है कि किडनैप मत किया करो, अगवा मत किया करो, कि ऐसा ऐसी बात है। गौतमी पुत्र सतकर्णी से बोलो अब पुलमावी को लेके आए और इन सबको छोड़ देंगे। वो पुलमावी को लेके जाता है और कहता है कि पहले राजाओं के बच्चों को क्या करो, छोड़ दो, छोड़ देता है। फिर जो है कि वहां पे भयंकर युद्ध होता है, वहीं पे नहपान हारता है, घुटने टेकता है अपना। ये प्रॉपर वहां पे स्टोरी जो है कि हमें देखने को मिलती है।
किस शासक के सिक्कों पर जलयान का चित्रण मिलता है? जलयान का चित्रण यज्ञश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर जलयान का चित्रण मिलता है। तो इससे पता चलता है कि यज्ञश्री सतकर्णी विदेशी व्यापार या कह लिए समुद्री व्यापार प्रेमी था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सातवाहन वंश में कौन सा राजा समुद्री व्यापार या विदेशी व्यापार का प्रेमी माना जाता है? तो यज्ञश्री सतकर्णी को विदेशी व्यापार या समुद्री व्यापार का प्रेमी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके सिक्कों पर शिप यानी कि जो समुद्र में चलने वाली जहाज है व्यापार के लिए, उसका अंकन या चित्रण मिलता है। ठीक है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक था पुलमावी तृतीय। ठीक है, अमरावती शैली का विकास हुआ था सातवाहन काल में, है ना। सातवाहन शासकों ने सर्वाधिक सिक्के चलाए थे शीशे के। ये 4 तरह के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि सातवाहन वंश के शासकों ने 4 प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक तो शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के बाद देखेंगे तांबे के चलाए थे, तांबे के बाद देखेंगे कांसे के चलाए थे, और कांसे के बाद देखेंगे पोटीन के चलाए थे। ये 4 सिक्के चलाए थे, यही 4 सिक्के चलाए थे। ठीक है, इस चारों को याद रखिए, क्योंकि एक बार प्रश्न ये पूछा गया है कि सातवाहन वंश के शासकों ने निम्नलिखित में से कौन से सिक्के जारी नहीं किए थे? तो गोल्ड और सिल्वर के सिक्के जारी नहीं किए थे। कौन से सिक्के जारी किए थे? शीशे के, तांबे के, कांसे के और पोटीन के। ये जो है कि 4 सिक्के जारी किए थे। भूमि दान या जागीर देने की प्रथा की शुरुआत हुई सातवाहन काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। ये बहुत क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। बहुत इतिहास की बहुत ही क्रांतिकारी घटनाओं में से एक थी, है ना। अब यहां पे क्या हुआ, इन्होंने सातवाहनों ने प्लानिंग किया कि देखो भैया, हमारे यहां बड़े बड़े जो अधिकारी हैं सेना में, उनको पैसा देना पड़ता है वेतन के लिए। पंडित जी लोग हैं, पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ वगैरह कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है, अनुदान देना पड़ता है। बड़े बड़े जो है कि पैसा, गाय भैंस वगैरह दान में देना पड़ता है। उन्होंने एक उपाय अपनाया कि ऐसा काम करते हैं कि पैसा ना देना पड़े, राजकोष से पैसा ना देना पड़े, बचत हो जाएगा। और हमारे इलाके में या हमारे क्षेत्र में इतनी जमीनें पड़ी हुई हैं जिसपे पेड़ है, वन है, झाड़ है, अगर उसको काट छाट के कोई खेती करे तो हमारा उपज क्या होगा? बढ़ेगा, अनाज का उत्पादन बढ़ेगा, जनता में खुशहाली आएगी, जनता के लिए अनाज का उत्पादन क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो जनता क्या होगी? खुश रहेगी। तो दोनों प्रॉफिट देखते हुए इन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को वेतन के बदले जमीन अनुदान देना शुरू किया और ब्राह्मणों को जमीन दान देना शुरू किया। अधिकारियों को जागीर देना शुरू किया और ब्राह्मणों को जमीन अनुदान देना शुरू किया। और इस तरीके से सामंतों का जन्म हुआ। किसका हुआ? सामंतों का जन्म हुआ। और यही सामंत आगे चल के सामंती व्यवस्था लेके आते हैं। सामंती व्यवस्था लेके आते हैं। गुप्त काल तक जाते जाते सामंती व्यवस्था अपने प्रचंड जो है कि रूप में हमें देखने को मिलती है, प्रचंड रूप में। अब एक टाइम ऐसा आता है कि राजा के पास जमीन कम हो गई, सामंतों के पास जमीन ज्यादा हो गई। क्यों? वेतन के बदले वही दे रहे हैं। तो राजा के निर्धारण में, राजा के गद्दी पे बैठने में
और राजा के निर्णय लेने में सामंत क्या किए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगते हैं। सामंती व्यवस्था यहाँ पे प्रचंड रूप में आ जाती है फिर देखने के लिए। तो सामंती व्यवस्था की शुरुआत किसने की, सातवाहनों ने। याद रखिएगा, कभी अगर प्रश्न पूछ लेता है कि सामंती व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई या किस राजवंश ने किया, तो सातवाहनों ने किया सामंती व्यवस्था का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सातवाहन काल में व्यापारियों के समूह को क्या कहते थे, श्रेष्ठीन कहते थे। क्या कहते थे, श्रेष्ठीन, श्रेष्ठीन कहते थे। सातवाहन काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह भड़ौच पूछा जाता है। भड़ौच किस राजवंश के समय प्रमुख विदेशी व्यापारी केंद्र था, तो सातवाहन वंश में। सामंती प्रथा की शुरुआत सातवाहन काल में। सातवाहन काल में बौद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था नागार्जुनकोंडा और अमरावती। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सातवाहन काल में बौद्ध धर्म या बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था, नागार्जुनकोंडा और अमरावती। नागार्जुनकोंडा और अमरावती। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। प्रकृत नहीं है, प्राकृत है, ये प्राकृत, प्राकृत है, प्राकृत। और लिपि ब्राह्मणी, लिपि ब्राह्मणी है। सातवाहन वंश की किस शासक ने अपने आप को भगवान कृष्ण और बलराम का अवतार बताया, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। अभी पीछे हमने यहां पे आपको बताया था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, हिंद यूनानियों ने या हिंद बैक्ट्रियन है ना। चलिए, वह विदेशी शासक जिसने भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर राजाओं के चित्रण तिथि लेखन की प्रथा की शुरुआत की, हिंद यूनानियों ने या बैक्ट्रियों ने। देखिए, इससे पहले हमने सातवाहन काल में भी सिक्के देखे, उससे पहले भी सिक्कों का प्रारूप हमें देखने को मिलता है, लेकिन सिक्कों पर तिथि का अंकन, सिक्कों पर राजा के नाम का अंकन, सिक्कों पर राजा की आकृति का अंकन, ये सारा यहां पे नहीं होता था। ये देन है हिंद यूनानियों की। किसकी देन है, हिंद यूनानियों को। एक देखो, सिंगल प्रश्न पूछता है, भारत में सिक्कों पर तिथि अंकन का प्रारंभ किसने किया, हिंद यूनानियों ने। भारत में सिक्कों पर राजाओं का नामांकन किसने प्रारंभ किया, हिंद यूनानियों ने। भारत में सिक्कों पर राजाओं का चित्रण किसने शुरू किया, हिंद यूनानियों ने। ठीक है। तो चाहे कंबाइंड पूछे या अलग अलग पूछे, एक ही साथ जो जान लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यवन प्रिय किसे कहा जाता है, काली मिर्च को। दक्षिण भारत में काली मिर्च का व्यापार रोमन साम्राज्य से किया जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च इतनी प्रिय थी कि वहां उसे कहा जाता था ब्लैक गोल्ड। क्या बोला जाता था, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ब्लैक गोल्ड। ठीक है। देखिए, काली मिर्च का व्यापार जो है ना, काली मिर्च तेज पत्ता का व्यापार यूरोप वगैरह, रोमन वगैरह से बहुत हमेशा ही बहुत ज्यादा रहा है भारत का। कारण क्या है, यूरोप वगैरह देखेंगे, रोमन वगैरह उधर देखेंगे तो ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश में जो क्या बोलते हैं कि जो कल्चर है वहां का, ईटिंग कल्चर है ना, जो खाने की संस्कृति है, उस खाने की संस्कृति में नॉनवेज यानी कि मीट वगैरह का सेवन ज्यादा है। वहां पे वाइन वगैरह का सेवन ज्यादा है। और मीट को टेस्टी बनाने और लंबे समय तक उसे टेस्टी बनाए रखने में जो मदद करता है वो मसाला करता है। और उसमें उन मसालों में मुख्य रूप से काली मिर्च करती है। उससे जो मीट है उसका टेस्ट बढ़ जाता है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, लंबे समय तक टिकने की जो ड्यूरेबिलिटी, वो बढ़ जाती है। इसलिए वहां पे काली मिर्च की डिमांड बहुत ज्यादा से हमेशा से बहुत ज्यादा रही। ठीक है। गरम मसालों का डिमांड हमेशा से बहुत
ज्यादा रहा है। मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बहस को संकलित किया गया है। मीनांडर हिंद यूनानी शासक, भारत में इंटर किया, खैबर दर्रा और वो उधर जो है एक दो दर्रे और हैं, दर्रे से इंटर किया, दर्रे से इंटर किया। राजा चल रहा है भैया, सेना उसके पीछे पड़ी हुई है, लंबी कतार में लगी हुई है, हाथी घोड़ा पे बैठे हुए लोग, तलवार लेके, धनुष लेके, भाला लेके सब चल रहे हैं। आगे एक नंगा पुंगा अधनंगा जो है कि फकीर आ गया, एक कपड़ा जो है कि लपेटे हुए। राजा मीनांडर, हटो यहां से, नहीं तो मार दिए जाओगे, खत्म हो जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। बल्कि मृत्यु क्या है, क्या है मृत्यु, क्या है ये शरीर, हाड़ मांस के, मतलब बोलते कि जब पूछता है ना मीनांडर, कौन नागसेन, नागसेन, ये नागसेन, हाड़ मांस के जड़े इस शरीर को नागसेन कहते। मृत्यु क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मृत्यु क्या है, मृत्यु पे बहस होती है नागसेन और मीनांडर में। प्रश्न पूछता जाता है नागसेन, उत्तर दे, प्रश्न पूछता जाता है मीनांडर, नागसेन उत्तर देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। हमेशा राजाओं के साथ एक विद्वानों की मंडली चलती है, विद्वान फटाफट फटाफट, ये तो लग रहा है कि यूपीएससी में आएगा, है ना, आगे वाले बच्चों को पढ़ने के लिए जरूरी है, तो वो सारा नोट कर लिया, नोट कर लिया, संकलित करके बना दिया क्या, मिलिंद पनोह, और बना दिया, हमको आज पढ़ना पड़ता है। मीनांडर के कांसे की मुद्राएं, इसने कांसे की मुद्राएं चलाई थी जिसमें धर्म चक्र का अंकन है, धर्म चक्र का क्या है, अंकन। और भी बहुत सारे यूनानी शासक थे, यूनानी शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी की भी आकृति है, यूनानी सिक्कों के ऊपर भगवान शिव के त्रिशूल का भी अंकन है ना। हालांकि यहां पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दिया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीज थोड़ा सा। शक वंश, अब बात करते हैं शकों की। तो शक भारत क्यों आए थे, चारागाह की खोज में आए थे। किस लिए भारत आए थे ये शक, चारागाह की खोज में। चारागाह की खोज में आए थे, ठीक है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम की जानकारी प्राप्त होती है जूनागढ़ अभिलेख से। काठियावाड़ जूनागढ़, काठियावाड़ जूनागढ़ गुजरात, गुजरात किससे प्राप्त होती है, रुद्रदामन के बारे में जूनागढ़ अभिलेख से पता होती है। बीना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया, रुद्रदामन ने, रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील से देखेंगे तो सुदर्शन झील से 4 लोगों का नाम जुड़ा हुआ मिलता है। एक तो बनवाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। इसकी मरम्मत करवाई अशोक ने, अशोक ने। जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन ने। और एक गुप्त शासक आता है, कुमार गुप्त वगैरह, आगे चल के वे भी कुमार गुप्त है, और उसने भी जीर्णोद्धार कराया। ये 4 राजाओं की जानकारी मिलती है, या 3 राजवंशों का जुड़ाव, 3 राजवंशों का जुड़ाव जो है किससे है, सुदर्शन झील से है ना। चलिए, रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील पर बांध का पुनर्निर्माण करवाने का साक्ष्य प्राप्त होता है जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है, तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। काव्य शैली अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत या गुजरात तक था, गुजरात तक था, गुजरात तक था। किसके द्वारा पता चलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है। भैया वहां पे उसका अभिलेख मिल रहा है ना, और अभिलेख में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। टूट फूट हो गई, मरम्मत किसने करवाया, अशोक ने। पुनः उसका मरम्मत किसने करवाया, जीर्णोद्धार किसने कराया, रुद्रदामन ने।
फिर पुनः उस पर कार्य किसने करवाया? गुप्त वंश के शासकों ने। तो ये चीजें वहां पे स्पष्ट रूप से मेंशन वहां पे लिखी हुई है, तो उससे जानकारी मिलती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कब से होती है? विक्रम संवत की शुरुआत कब से होती है? 57 बीसी से। विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी से। ठीक है, शक संवत की शुरुआत 78 एडी से। 78 एडी से। अब ये जानना इसलिए जरूरी है कि विक्रम संवत यानी कि आप यहां पे मान लीजिए 0, यहां से आपका बीसी शुरू होगा और इधर जाएंगे तो एडी शुरू होगा। इधर आपका एडी है, इधर आपका बीसी है, 0 है ना? तो अब जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको शक संभवत दिया है और विक्रम पूछ रहा है, शक संभवत दिया हुआ है और विक्रम क्या कर रहा है? पूछ रहा है ना? या मान लीजिए कि नॉर्मल जो है कि आपका डेट दे रखा है, एडी दे रखा है और उसमें जो है कि आपका इसमें से कुछ पूछ रहा है, तो उसमें घटाना और जोड़ना पड़ता है। जैसे विक्रमी, जैसे मान लीजिए शक संभवत दे रखा है, तो शक संभवत दे रखा है, विक्रम संभवत आपको पूछ रहा है, तो आपको इतना क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जोड़ घटा के वहां पे जो है कि निकालना पड़ता है थोड़ा सा। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है ना दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा। आगे आएंगे इस पे प्रश्न, आगे आएंगे तो वहां पे हम आप इस चीज को और अच्छे से कराएंगे। ठीक है, कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करते हैं तो कुषाण वंश में ये मैप यहाँ पे हम देख ले, यहाँ पे मैप मैंने लगा रखा है, ये मैप लगा रखा है यहाँ पे कुषाण वंश का, है ना? अब यहाँ पे देखते हैं तो कुषाण वंश में हमको क्या क्या देखने को मिलता है? कुषाण वंश में क्या देखने को मिलता है? एक तो ये भारत वाला पार्ट, ये देखेंगे, ये भारत वाला पार्ट हमें देखने को मिला। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान यहाँ पे देखने को मिलता है, अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र यहाँ पे, है ना? उसके बाद मध्य एशिया का पूरा क्षेत्र ये देखेंगे तो आपका मंगोलिया में यहाँ पे चला गया है, और ये तिब्बत वाला क्षेत्र, ये नेपाल वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो देखता है तो ये आपके कहां पे आया है? कुषाण वंश में देखने को मिलता है। यानी कि कुषाण, एक तरीके से ये कहिए कि कुषाण वंश भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य था। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य था। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य था। कैसे? भारत है, लगभग पूरा का पूरा पाकिस्तान है, पूरा का पूरा अफगानिस्तान है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और जो है कि तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र, मध्य एशिया वाला क्षेत्र यहाँ पे जो है ये क्या है? यहाँ पे शामिल है। तिब्बत वाला क्षेत्र शामिल है। मंगोलिया का कुछ जो है कि क्षेत्र यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा मंगोलिया का क्षेत्र जो है कि शामिल है। पूरा का पूरा नेपाल का जो है कि आधा का आधा, ये देखिए आधा का आधा जो है कि क्या है? नेपाल में क्षेत्र शामिल है। तो बहुत जो है कि बृहद अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, यही पहला राज्य है। आगे जैसे हम क्लास में जाएंगे, है ना, आज यही मैप बस समझाएंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं कि यहीं से देखेंगे ना, यहां से देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से, यहां से देखेंगे, ये आपको रेशम मार्ग दिखता है,
तो रेशम मार्ग को चालू करने वाले, रेशम मार्ग पे नियंत्रण करने वाले, रेशम मार्ग पे कर वसूलने वाले, रेशम मार्ग पे टोल टैक्स वसूलने वाले कौन थे? कुषाण राजवंश। ये सारा प्रश्न पूछा जाता है। कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक कुषाण कौन थे? यूची लोग थे। कौन थे? कुषाण यूची लोग थे। यूची लोग ये भी मध्य एशिया से आए थे। शक भी क्या हुए थे? मध्य एशिया से आए थे। जो वैदिक कालीन जो लोग थे वो भी मध्य एशिया से आए थे। भारत में बहुत सारे लोग मध्य एशिया से आए हैं, वहां पे शासन वगैरह किए हैं। ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफसिस, वो मैंने आपको बता दिया था। कुषाण वंश की राजधानी देखते हैं तो कुषाण वंश की राजधानी दो थी। एक तो पुरुषपुर थी, पुरुषपुर जिसका वर्तमान नाम पेशावर है, जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तानियों से पूछ दो भैया पेशावर किसने बसाया, पेशावर को किसने राजधानी, उन्हें पता ही नहीं होगा, है ना। तो पुरुषपुर, पुरुषपुर पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर। किसने राजधानी बनाया? कुषाण वंश ने। दूसरी राजधानी मथुरा, दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। इससे आगे जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।